हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट म्यूटेशन फ्रॉम द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सो द म्यूटेशन इज़ नथिंग बट द चेंज इन द जीन्स और क्रोमोसोम्स। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूटेशंस को लेके। So mutation is a phenomenon which results in alteration of DNA sequences and consequently results in changes in the genotype and the phenotype of an organism. तो mutation क्या होता है? एक phenomenon है, वो results in alteration, changes आते हैं DNA के sequences में, और उसका रिजल्ट क्या होता है? Consequently results into the phenotypical and genotypical changes. तो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप चेंज होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, तो उसी को हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, ये क्लियर है। अब म्यूटेशन मतलब, और एक बार रिपीट करेंगे, म्यूटेशन इज़ द फिनोमेनन विच रिजल्ट्स इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, in addition to recombination, mutation is another phenomenon that leads to variation in DNA. तो DNA के वेरिएशन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है. वन इज़ रिकॉम्बिनेशन. सो वी हैव स्टडीड इन meiosis, meiotic division, there is recombination. Because of the meiosis we can say there is recombination occurs. Okay, so along with that some mutations are also responsible for the variation in the DNA. तो recombination जैसे वेरिएशन लाता है ऑर्गेनिजम्स में, वैसे ही म्यूटेशन इज़ अनदर phenomenon that leads to variation in DNA. तो ऐसे ही म्यूटेशन की वजह से भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप एंड जीनोटाइप्स में चेंजेस आते हैं. ओके, लेकिन ये इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होता है जैसे कि रिकॉम्बिनेशन नॉर्मल होता है, नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हम एबनॉर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. ओके, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, तब जाके म्यूटेशन हो सकता है और जीन्स में या फिर क्रोमोसोम्स में. Then, as you will learn in chapter 6, one DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. तो जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है कि DNA हेलिक्स जो है कंटिन्यूसली रन करता है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन ईच क्रोमैटिड. क्रोमैटिड में DNA हेलिक्स रन होता है इन हाईली सुपरकॉइल्ड फॉर्म. सुपरकॉइल्ड फॉर्म है, सुपरकॉइल्ड स्ट्रक्चर है डीएनए का जो हम देखते हैं क्रोमैटिड्स में. देयरफॉर लॉस मतलब डिलीशंस और गेन इनटू ब्रैकेट इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरेशन इन क्रोमोसोम. तो जो क्रोमोसोम के अल्टरेशन है वो किस वजह से होता है? एक तो डिलीशन हो सकता है, ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर डुप्लीकेशन हुआ क्रोमोसोम्स में तभी भी म्यूटेशन होता है, या फिर इंसर्शन और डुप्लीकेशन अगर वो होता है तो डीएनए के सेगमेंट में दैट रिजल्ट्स इनटू द अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स. सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, हमें मालूम है कि जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है. अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स रिजल्ट इन एबनॉर्मेलिटीज़ और एबरेशंस. तो अल्टरेशन क्रोमोसोम्स में होने की वजह से क्या होता है? एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, एबरेशंस आते हैं. ओके, क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल्स. अगर क्रोमोसोमल एबरेशंस को आपको समझना है तो आपको कैंसर सेल आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको एबरेशंस नज़र आएंगे. In addition to the above, mutation also arise due to changes in a single base pair of DNA. तो इसमें और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि म्यूटेशन की कैसे होता है? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. अगर सिंगल बेस पेयर डीएनए का सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है तो उसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. ओके, सो दिस इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन. उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच अ म्यूटेशन इज़ सिकल सेल एनीमिया. तो इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया. किस चीज़ का? पॉइंट म्यूटेशन का. अगर सिंगल बेस न्यूक्लियोटाइड के बेस में अगर चेंज आता है डीएनए का
तो उस टाइप के म्यूटेशन को बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। एंड द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन दैट इज पॉइंट म्यूटेशन इज नथिंग इज द सिकल सेल एनीमिया। ओके, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है एग्जैक्टली सिकल सेल में। डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। तो यहाँ पे दो म्यूटेशन के टाइप्स दिए हैं, एक तो पॉइंट म्यूटेशन जिसमें ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज इट चेंजेस, एंड अदरवाइज सेकेंड टाइप ऑफ म्यूटेशन इज डिलीशंस एंड इंसर्शंस ऑफ बेस पेयर। अगर डिलीट होता है कोई बेस पेयर या फिर इंसर्ट हो जाता है, एडिशन हो जाती है बेस पेयर की डीएनए में, तो उस टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, देन द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। मैकेनिज्म जो होता है म्यूटेशन का वो यहाँ पे उतना डिटेल स्टडी हो नहीं सकता है। तो हाउएवर देयर आर many chemical and physical changes. Yes, mutation. However, there are many chemical and physical factors that induce mutation. तो ऐसे कुछ बहुत सारे क्या होते हैं केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन को। दीज आर रेफर्ड टू एज म्यूटाजेंस। तो जो जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रहा है उस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेंस बोलेंगे। देन यूवी रेडिएशंस कैन कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ अ म्यूटाजन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक ही एग्जांपल यहाँ पे दिया, यूवी रेडिएशन दैट कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूवी रेडिएशन क्या हुआ, फिर म्यूटाजन हो गया। ओके, जो whatever is responsible, any factor which is responsible for the mutation, that is called mutagen. Okay, then ये तो हुई म्यूटेशन की बात। अब आगे कुछ डिसऑर्डर्स दिए हैं, उससे पहले हम जेनेटिक डिसऑर्डर का पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू कैसे स्टडी किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी ह्यूमन का जो ये होता है क्या म्यूटेशन या फिर डिसीजेस डिसऑर्डर्स, तो कैसे फाइंड आउट करें उनके पेरेंट्स के जीनोटाइप से, या फिर पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हो तो कैसे ऑफस्प्रिंग्स अफेक्ट होते हैं, मेल होता है, फीमेल होता है, फीमेल कैरियर होती है, मेल कैरियर, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्टडी की जाती है, उसको हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। तो इसके बाद हम कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर्टिकुलर वो भी स्टडी करेंगे। तो उससे पहले पेडिग्री एनालिसिस को देखते हैं क्या है पेडिग्री एनालिसिस। द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज़ बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। तो हमें मालूम है कि ह्यूमन सोसाइटी में आप मतलब सुनते हो कि यस इनहेरिटेड है, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि आपके पेरेंट्स को हो तो ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं, वो इनहेरिट हो जाते हैं, ये हम सुनते आ रहे हैं, वो मालूम है, वो नोन है। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इन फैमिलीज। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हेरिटेबिलिटी मतलब कुछ कैसे होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इनहेरिट हो जाते हैं। आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, जब मेंडल का जो वर्क था उसकी रीडिस्कवरी हुई, उसके बाद मेंडल्स वर्क द प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बींग्स बिगेन। तो कैसे ह्यूमन बींग्स में इनहेरिटेंस का पैटर्न दिखता है अलग अलग ट्रेट्स में, वो उसकी एनालिसिस होने चालू हो गई। लोग मतलब साइंटिस्ट वगैरह वो ट्रेट्स को एनालाइज करने लगे, कैसे पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग्स में ये ट्रेट्स ट्रांसफ़र होते हैं, और जिसके थ्रू कुछ डिसीजेस डिसऑर्डर्स भी इनहेरिट हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग्स में। तो उसका एनालिसिस करना स्टार्ट हो गया कब, मेंडल का जो वर्क था वो रीडिस्कवर होने के बाद। सिंस इट इज़ इविडेंट दैट द कंट्रोल प्रोसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पी प्लांट और सम अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये जब जो मेंडल ने किया था पी प्लांट में अलग अलग एनिमल्स को लेके किया था, अगर दूसरे साइंटिस्ट ने एनिमल्स को लेके कर सकते, लेकिन ये इट इज़ नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन बींग्स। ओके, बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कंट्रोल प्रोसेस हम नहीं कर सकते, और ये ऑब्ज़र्व करना भी उतना
पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में क्या हुआ, फिर ये ऐसी स्टडी कैसे की जाती है, तो स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। स्टडी ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मिला उनको कि कैसे अलग अलग ट्रेट्स के इनहेरिटेंस के पैटर्न को चेक किया जाए या फिर स्टडी की जाए इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड एज पेडिग्री एनालिसिस। तो यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस सेवरल जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। तो ऐसे सब ट्रेट्स की स्टडी करने के लिए अलग अलग जनरेशन्स में, अलग अलग जनरेशन में, बहुत सारे जनरेशन में ये देख सकते हो, स्टडी कर सकते हैं हम थ्रू दिस टाइप ऑफ स्टडी दैट इज़ कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। इन द पेडिग्री एनालिसिस द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज़ रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसा है ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट को लेके कैसे कैसे इनहेरिट होते गए ये ट्रेट्स इन द फैमिली ट्री अगर है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, तो उसमें कैसे ये जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसीजेस है, कैसे इनहेरिट होते गए, इसकी स्टडी हम यहाँ पे कर सकते हैं। In human genetics, pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease। तो यही चीज़ यहाँ पे दी है कि ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है आपको, विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिजीज़। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टूल है किस चीज़ के लिए, इनहेरिटेंस पैटर्न देखने के लिए, ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मलिटी और डिसीजेस। तो ये सब चीज़ें स्टडी करने के लिए हम पेडिग्री एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं एज अ टूल। देन यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, 5.13 फिगर नंबर है ये। तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स के साथ कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, हाँ, और या फिर इंडिकेट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं किसी डिसऑर्डर को। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज्ड इन द पेडिग्री एनालिसिस हैव बीन शोन इन द 5.13 figure. As you have studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. So as you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present in the chromosome. तो आप यहाँ पे जो फीचर्स रहते हैं ऑर्गेनिज्म के, तो वो कैसे कंट्रोल होते हैं, ऑब्वियसली जीन्स से कंट्रोल होते हैं। जीन्स एक या फिर अलग अलग टाइप की जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी फीचर को या फिर किसी भी ट्रेट को डेवलप करने के लिए एग्जैक्टली। तो ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, राइट। डीएनए इज़ अ कैरियर ऑफ अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये तो मालूम है, डीएनए इज़ अ कैरियर ऑफ अ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। So it is hence transmitted from one generation to the other without any change or alteration. तो यहाँ पे ये ट्रांसमिट होते हैं from one generation to other without any change or alteration. However, changes or alteration do take place occasionally. तो कभी कभार किसी रीज़न की वजह से क्या होता है, ये जो जीन्स होते हैं इनमें चेंज आ जाते हैं, ओके, अल्टरेशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। तो such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. तो यही चीज़ें हैं, यही जीन्स में जो चेंजेस आते हैं, अल्टरेशंस होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। उसी का नाम है म्यूटेशन। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes. तो a number of disorders in human beings have been found. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स दिए हैं बुक में, आपके सिलेबस में। सिकल सेल एनीमिया, देन फेनिलकीटोन्यूरिया, कुछ सिंड्रोम्स हैं। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो पॉइंट म्यूटेशन के हैं, और कुछ एग्जांपल्स हैं वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के भी एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं,
तो वो करेंगे हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में। नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बींग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड, जैसे कि अलग जो डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स डिसीजेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं इस क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के साथ, इनहेरिटेंस ऑफ चेंज्ड और अल्टर्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। तो यही म्यूटेशन का बेसिक आइडिया है जो क्लियर होना चाहिए, और पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू ये स्टडी हम कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक सिंबल्स हैं वो आप एक बार देख लो। तो ये स्क्वायर वाला जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मेल, सर्कल इंडिकेट्स फीमेल और इट स्टैंड्स फॉर फीमेल। देन ऐसा आपका एक जो स्क्वायर है आप थोड़ा सा अलग इसमें ड्रॉ करोगे तो इसको सेक्स अनस्पेसिफाइड बोल सकते हो आप, यहाँ पे सेक्स अनस्पेसिफाइड बोलते हैं। अगर ये तीनों भी सिंबल एक के साथ एक और रेड कलर के साथ है तो अफेक्टेड इंडिविजुअल या फिर फील्ड रहेंगे, कलर से फील्ड रहेंगे तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स बोलेंगे। ये स्क्वायर अगर फील्ड है तो मेल अफेक्टेड, फीमेल अफेक्टेड एंड सेक्स अनस्पेसिफाइड ये भी अफेक्टेड। स्क्वायर और जो सर्कल है इसके बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने तो यहाँ पे इंडिकेट करता है मेटिंग। यहाँ पे स्क्वायर और सर्कल में अगर दो लाइंस जॉइंट है तो यहाँ पे मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स और कंसैंग्विनियस मेटिंग, मतलब रिलेटिव्स में अगर मेटिंग होता है तो इस टाइप का सिंबल हमें यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब अगर इस टाइप में आप स्क्वायर एंड सर्कल को कनेक्ट करके फिर से नीचे कनेक्शन देके दो एक सर्कल एंड स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। ये दो पेरेंट्स हैं और उनके चिल्ड्रन इन ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ्ट टू राइट। ओके, दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिंबल। देन उसके बाद है स्क्वायर एंड सर्कल एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द कलर फील्ड स्क्वायर। सो यहाँ पे पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड, ये दो पेरेंट्स हो गए, उसका एक मेल चाइल्ड है लेकिन ये अफेक्टेड है, अफेक्टेड विथ डिसीज़। ओके, सो यहाँ पे ये अफेक्टेड है, कलर फिल किया तो अफेक्टेड विथ डिसीज़ हो गए, ये मेल है इसलिए, तो मेल अफेक्टेड विथ डिसीज़। और ये वाला जो सिंबल है अगर बीच में हम कौन सा भी नंबर डाल देते हैं तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, क्योंकि ये कलर फिल नहीं है, यहाँ पे 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स बोलेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स है यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, राइट। सो यहाँ तक हमने पढ़ा आज पेडिग्री एनालिसिस और म्यूटेशन को। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैसे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।